तो चलिए सीए इंटर सितंबर 24 का लॉ पेपर का क्विक सॉल्यूशन देखते हैं। और सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू भी करेंगे, क्विक वे में करेंगे। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन था आप लोग पढ़े होंगे तो इससे पता चला होगा कि कंपनी जो है वो एक शेयर होल्डर है जिससे वो एडवांस ले रखी है, तो क्या कंपनी को उस पर इंटरेस्ट देनी चाहिए? बिल्कुल इंटरेस्ट देनी चाहिए। और कुछ ऐसे भी है जिन्होंने अभी तक कॉल नहीं दिया है कॉल का अमाउंट, तो क्या उनसे एक साथ ही सारा मांग सकती है? अलाउड है। ठीक, सेक्शन 49 और 50 आप पढ़ लेना। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें साफ है रिवीजन पूछ रहा है, रिवीजन ऑफ बुक्स का। ठीक, तो रिवीजन ऑफ बुक्स कितना कर सकते हैं आप? 3 ईयर्स आपका अलाउड है, 3 ईयर्स का आप कर सकते हैं। कितने ईयर्स का? 3 ईयर्स का। तो वही प्रोविजन लिखना है कि 3 ईयर्स का आप कर सकते हैं, सेक्शन 131। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 2। क्वेश्चन नंबर 2 किस चीज़ की बात करता है? ये बात करता है आपका कि कोई जो है वो अपॉइंट हुआ है एज एन ऑडिटर। ठीक है, अब 2 जगह पे वो अपॉइंटेड है और अगर एक जगह पे वो एलिजिबल नहीं रहता और फिर वो उसी इनिजिबिलिटी के साथ दूसरे को ज्वाइन करता है, तो दोनों जो कंपनी होगी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। क्या लिखा है पढ़कर देखिए। DEF इज कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ MS राइट ट्रेडिंग लिमिटेड फॉर द पास्ट 9 ईयर्स से कर रही थी। नाउ ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द रोटेशन ऑफ द ऑडिटर, DEF is going to retire at the upcoming AGM. In its place, MS XYZ will be appointed as the auditor of MS Right Trading Limited. One of the partner of Mr. F, who was in charge of certification of financial statement of company, retired from the MSDF and joined XYZ. तो दोनों जो है वो 5 साल के लिए कंपनी जो है वो एलिजिबल नहीं रहेगी इसको अपॉइंट के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला सी का देख लेते हैं। सेक्शन 6 फेमा का ये क्वेश्चन है जिसमें क्या था पहला कि कैन परचेज MS रूल्स कैन परचेज दी हाउस इन द यूएस। तो देखिए वो ऐसा कर सकते हैं। क्यों परचेज कर सकते हैं? क्योंकि उनका जो है वो वहीं का इनकम है, वहीं पे वो इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, मतलब अमेरिका का 7 to USA वहीं पे वो रह रहे हैं 12 ईयर से। और जब वो रह रही है वहाँ पे उनका रेजिडेंस भी है। ठीक, पर्सनल इशू के कारण वो इंडिया आ गई, लेकिन क्या हुआ कि लेट आउट है USA में ही उनका, और रेंट भी वहीं पे डिपोजिट होता है और वहीं पे उन्होंने दूसरा घर भी खरीद रखा, तो सब कुछ वहीं पे हो रहा था। बोल रहा है कि वेदर मीन्स एन कैन परचेज द हाउस इन द USA एंड कंटिन्यू टू रिटेन इवन आफ्टर कमिंग इंडिया। यस। अगला देखिए, रोजी कैन परचेज अनदर हाउस इन द USA आफ्टर रिटर्निंग इंडिया। तो क्योंकि सब कुछ वहीं का वहीं है तो वो अलाउड हो जाएगा। क्विकली कर रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट डीपली जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। अब 2 का ये देखिए पूरा लंबा है, सेक्शन 42 का है, जिसमें पूछा है सिंपल प्राइवेट प्लेसमेंट। तो आपको यहाँ पे लिखना था कि हाँ प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 200 का ही होगा। और क्वेश्चन में क्या था कि अलॉटमेंट टाइम कितना रहेगा? तो अलॉटमेंट टाइम आपका 60 डेज़ रहता है, यही रहता है ना? हाँ 60 डेज़। और आप जो है वो प्राइवेट प्लेसमेंट से अमाउंट ले सकते हैं। ये भी क्वेश्चन में था कि आप ले सकते हैं या नहीं। अगला देखते हैं बी में क्या था? पब्लिक से डिपॉजिट लेने की बात हो रही है, तो आप ले सकते हैं कब? जब या तो आपका नेटवर्थ या टर्नओवर जो 5 करोड़ से ज़्यादा हो, जो हम देख रहे हैं कि उतना नहीं है, लेकिन नेटवर्थ वाला जो है वो फुलफ़िल हो रहा है, 100 करोड़ से ज़्यादा है। तो जब 100 करोड़ से ज़्यादा है तो आप ले सकते हैं। और क्या है कि हाँ कि क्वेश्चन नंबर 20 इसका देखिए, बोल रहा है कि क्या 4 महीने अलाउड रहेंगे? तो देखिए 4 महीने तभी अलाउड रहते हैं, इसका एक कंडीशन है। जैसे 6 से 36 मंथ जो है वो यूजुअली होता है, लेकिन इससे कम भी हो सकता है, मतलब 3 महीना से 6 महीने के बीच में भी हो सकता है। कब? जब क्या है उसका कंडीशन था कि 10% ऑफ द रिजर्व आपका जो है वो क्रॉस नहीं हो पा रहा हो, तभी ये पॉसिबल है। आप भी पढ़ेंगे कि जब रिजर्व का जो अमाउंट है उसका आप 10% फाइंड कीजिए, ठीक, कैपिटल रिजर्व, और उससे ये अमाउंट एक्सीड नहीं करनी चाहिए। नहीं कर रही थी, हो जाएगा। अगला देखिए, ये तो सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जनरल क्लॉजेज एक्ट का, इसको समझाने का कोई फ़ायदा है नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे बोला कि क्या एक सब्सिडरी है और सामने वाली होल्डिंग है। तो सब्सिडरी जो है वो सामने वाले की सब्सिडरी होने से पहले उसमें शेयर्स होल्ड कर रही थी और एज ए लीगल हेयर। तो बोल रहा है कि क्या वो ऐसा इसके पास कुछ राइट है या ये फर्दर भी उसमें हेल्ड कर सकती है
ऐसा था पहला क्वेश्चन कि क्या फर्दर इन्वेस्टमेंट भी कर सकती हो, तो फर्दर सब्सिडरी नहीं कर सकती, लेकिन एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर पास्ट में अगर वो ले रखी है यहाँ पे तो उसके लिए वो उसमें आराम से हेल्ड करेगी 5% के लिए। अगला ये भी बहुत लंबा क्वेश्चन है और यहाँ पे बोला एट द टाइम ऑफ क्रेडिट लिमिट सैंक्शनड बाय द बैंक। यहाँ पे चार्ज की बात करते हैं तो देखिए चार्ज ऑफ क्रिएशन तभी होता है जब वो मेंशनड हो जाता है। जैसे यहाँ पे बिल साइन हो गया है तो वो स्टार्ट हो चुका है। और दूसरा जो हो इसमें क्वेश्चन था, क्या है क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 एट द टाइम ऑफ अवेलिंग क्रेडिट व्हाट आर द कंसेक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज आप नहीं करते तो क्या होता है भाई, वो इनसिक्योरिटी में आ जाता है, आपका जो एसेट है वो सिक्योर्ड नहीं रह पाता। तो ये सब कंसेक्वेंसेज आपको लिख देनी थी। यहाँ पे मेन था कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट जैसे ही साइन हो जाता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की ही बात ऊपर कर रहा था, तो वो जो है आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। खैर 3 का ये था, 1 सेकेंड मैं क्विकली, बी था। हाँ, और कब स्टार्ट होता है टाइम ही पूछा है, तो 30 डेज़ के साथ ना, 30 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ द चार्ज। हाँ, और कॉन्सिक्वेंसेज कि अगर वो इनसिक्योर हो जाता है और एसेट जो है, एसेट की सिक्योरिटी नहीं रह पाती। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है, एक्सप्लेन दिस प्लेन। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप समझ जाना। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रहा है, ठीक, ड्यूरिंग द ईयर इंटरिम डिविडेंड, तो कितना होनी चाहिए, तो बोलता है इंटरिम डिविडेंड की 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर्स में लॉसेज हैं तो मतलब प्रीवियस क्वार्टर में लॉसेज हैं तो प्रीवियस 3 ईयर्स का आप उठाइए रेट ऑफ डिविडेंड, और 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका एवरेज। तो अब इसका एवरेज निकालो ना, 15 15 30, 30 और 30 कितना हो जाएगा, हाँ 15 15 30 और 30 60, 60 का एवरेज निकाल लेना, कितना हो जाएगा, आई थिंक 20%। और डिक्लेयर कितना करना चाहता है वो 30%, तो क्या वो कर पाएगा, नहीं, उससे ज़्यादा करना ही नहीं था तो वो नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एलएलपी वाला। एलएलपी वाला जो है वो क्या कहता है, 4 का भी क्वेश्चन था कि रेफरिंग टू द सेक्शन 64 कैन द ट्रिब्यूनल पास एन ऑर्डर टू वाउंड। देखिए अब पार्टनर्स हैं वहाँ पे एलएलपी में वो काम कर रहे हैं, ठीक, अब कंपनी में लॉसेज हो रही है और कंपनी क्या करती है, एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं करती है। तो अगर आप 5 साल लगातार फाइल नहीं करते हैं तो आपको वैसे भी वाउंड अप के कैटेगरी में आ जाते हैं, आपको फाइल करके वाउंड अप किया जा सकता है। पेनाल्टी यही है कि मैक्सिमम 5 लाख तक एलएलपी पे लगता है, नहीं 1 लाख एलएलपी पे लगता है। इंडिविजुअली RS 100 पर डे के अकॉर्डिंग चलता है, जितने दिन तक कंटिन्यूड रहेगा, और मैक्सिमम 50,000 पर पार्टनर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं, संजना हैज ज्वाइंड अ कंपनी नेम्ड। इसका भी मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ा हूँ तो आपको मैं डायरेक्टली जो है क्वेश्चन नंबर 5 का ये समझा सकता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, समरी इसका मैं लिख रखा हूँ। ओके, तो 5 का ए जो था वो सेक्शन 128 सब सेक्शन 3 है, जिसमें कहता है कि डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर वो जब आप कहीं और जा रहे हो, ठीक है, तो आप अपने जगह पे किसी और को अपॉइंट नहीं कर सकते। मतलब अब बुक्स को इंस्पेक्ट करना है, ये सब कुछ करना है, वहाँ पे आप किसी और को जो है वो अटॉर्नी को नहीं दे सकते। आप पढ़िएगा सेक्शन 128 का सब सेक्शन 3, उसमें ये मेंशन है और 4 में भी मेंशन है। अपने बिहाफ पे वो बुक्स और मिनट्स की बात कर रहा था ना, वो उसके बिहाफ पे नहीं कर सकते। अगला 5 के भी सिंपल सा था कि उसके बिहाफ पे करेगा या नहीं, तो नहीं। अब ये देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ही गायब है। ABCDR पार्टनर्स LLP कौन सा है, 5 का भी है या, हाँ 5 का भी। तो 5 का भी है कि जो पार्टनर्स हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपना प्रॉफिट, तो क्या जिसको प्रॉफिट दे रहे हैं वो बुक्स भी इंस्पेक्ट करेगा। इस क्वेश्चन में था कि वो बुक भी इंस्पेक्ट कर रहा है, तो नहीं, कंपनी जो रोक रही है उसको बिल्कुल ठीक कर रही है, वो उसे अलाउड नहीं है कोई भी कंपनी के साथ छेड़छाड़ करने को। प्रॉफिट लेगा, चुपचाप जाएगा। C जो है वो तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये बोला है कि अगर आपने गलती की है और 2 जगह पे एक्ट पे आप पनिशेबल है, तो क्या दोनों जगह आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, नहीं, किसी एक जगह। अब दो एक्ट कर रहा है, इसको फांसी देने को तो 2 बार थोड़ा ना फांसी मिलेगा, एक ही बार मिलेगा, तो वही करा है कोई एक ही एक्ट उसको। अगला देखते हैं 5 का C का 1 हो गया। C का 2 गुड फेथ का डिफाइन करना था, तो GCA के अकॉर्डिंग
मतलब ऑनेस्टी जिसे कहते हैं, तो उसी को डिफाइन करना था अच्छे तरीके से। 6 का ये देख लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे मैं उतना फोकस नहीं कर पा रहा, एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। 6 का ये जो है वो सेक्शन 100 का है, जिसमें है कि अगर आप जो है वो आउटसाइड कर रहे हैं, आउटसाइड आपके कंपनी के क्या है, 2 सब्सिडरीज हैं जो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, और जो होली ऑन्ड सब्सिडरीज है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि स्टिच लिमिटेड होली ऑन्ड सब्सिडरी, वही ईजीएम होल्ड कर सकती है, बाकी ये दोनों होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, होली ऑन्ड सब्सिडरी सिर्फ एक ही है, तो वही जो है वो हेल्ड कर सकती है क्या, ईजीएम दुबई में, यानी कि आउटसाइड। बाकी जो है होली ऑन्ड नहीं है, तो वो नहीं ऐसा कर सकते उस केस में, समझ रहे हो। तो स्टिच लिमिटेड को अलाउड है, और अब जो मेन कंपनी है वो तो हमेशा इंडिया में ही रहेगा भाई, इंडिया में ही उसको अलाउड रहेगा। अच्छा, और का क्वेश्चन था एक, मैं समझ रहा हूँ मैं पूरा डीप नहीं जा पा रहा, क्योंकि और डीप जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं खुद भी एक स्टूडेंट ही हूँ। एमसीक्यू नहीं करा है, अच्छा एमसीक्यू एक बार देख लो भाई, एक बार एमसीक्यू, जस्ट अ सेकेंड। क्या एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ देखना और मैं सिर्फ टिक मारते जाऊँगा। ऐसा था फर्स्ट का विदिन 30 डेज और विदिन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 1 का बी। 2 जो है उसका सी 3 मंथ्स वाला है, ये सही है। 3 का देख लीजिए आप, मिस्टर बी एंड सी जो है विल नॉट बी इन अकॉर्डेंस विद। 4 का जो आपका है, 4 का आंसर वो है आपका किधर गया, 4 का भी करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। 5 का जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। 6 का जो है, 6 का है डी, द ट्रांजेक्शन ऑफ विड्रॉवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज USD 225। 7 का होगा आपका सी, 7 का होगा सी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक। 7 का सी आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, ये मैं बोल रहा हूँ। 8 जिसमें बहुत सारा था प्री मैच्योर की बात है, तो 11 मंथ्स वाला आपका डी। 8 का डी, 8 का डी होगा। यस सी होगा 13 मंथ्स। ओके, देयर इज ए प्रॉब्लम, 11 मंथ्स 13 मंथ्स, आई होप 11 मंथ्स वाला सही है। 9 ABC पब्लिकेशंस लिमिटेड रिगार्डिंग वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपका आंसर होगा वो 9 का डी होगा। डिपॉजिट कैन बी हेल्ड जॉइंटली बाय मिस्टर यू एंड एनी 2 मेंबर्स ओनली। अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे था कॉम्बैट गेमिंग वाला, तो इसका जो आंसर होगा 10 का, वो 10 का हो जाएगा आपका सी, रजिस्ट्रार ऑफ न्यू दिल्ली। अगला 11th का, तो 11th का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, स्टेटमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज। जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू तो आप खुद भी पढ़कर समझ सकते हो। और 12th जो था उसका है 29 अक्टूबर, किधर गया, 29 अक्टूबर यानी कि ए 12 का। 13 का जो है वो है किधर गया, हाँ 13 का वो है डी, टू इंक्लूड फीमेल्स। 14 का जो है वो 1 अप्रैल 2029, आप कॉन्सेप्ट मत पूछ ले जाना। 15 का भी जो है वो आंसर हो जाएगा आपका बी, द कोर्ट कैन थ्रू अ रीट, WRIT, तो ये बी, 15 का बी। चलो फिर से हम डिस्क्रिप्टिव पेपर पे वापस जाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा था। एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन बचा था और के नीचे वाला, एक सेकेंड, ये तो बता दिए थे कि हाँ 10% जिसके पास कैपिटल हो और 10% जिसके पास वोटिंग पावर हो, ईजीएम के लिए वो कह सकता है। ठीक, ये ए वाला जो और वाला है, इसमें यही पूछा था, क्या पूछा था नीचे आप क्वेश्चन में पढ़ लीजिए एक बार। कैन रमन एज एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर मेक अ रिक्विजिशन टू द कंपनी फॉर द कॉलिंग ऑफ ईजीएम पुटिंग सच रिजोल्यूशन, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, 10% वोटिंग राइट या फिर 10% का कैपिटल, दूसरी चीज़, तो वो ऐसा कर सकता है। हाँ 10% तो है उसके पास। अगला रिक्विजिशनी जो है वो कॉल करेंगे कितने दिन के लिए, 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए होता है ना। हाँ, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो कंपनी वाला है, तो फॉरेन कंपनी से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन। और हाँ बोला कि वेदर द कॉस्मेटिक सेल डीम्ड टू बी अ फॉरेन कंपनी और एन इंडियन कंपनी फॉर द बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट इन इंडिया, तो जो वो इंडिया में कर रहा है और वो 50% से ज़्यादा कैपिटल है,
मतलब फॉल कर रहा है 50% से ज़्यादा कैपिटल, मतलब इंडिया जो है उसका 50% से ज़्यादा कैपिटल ले रखा है, तो इंडियन हो जाएगा, या आप कह सकते हो डीम्ड टू बी इंडियन कंपनी। लेकिन वहीं दूसरा देखिए, फॉर द बिजनेस कैरिड ऑन बाई इट इन इंडिया विल इट बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट इफ़ इट इज़ एन इंडियन कंपनी। हाँ, इंडियन कंपनी है तब तो इंडियन कंपनी एक्ट के तहत ही वो चलेगी। और भी है क्या? हाँ, ये देखो आ गया फेमा से। फेमा से है तो सेक्शन 5 शेड्यूल 3 जो है वो इसका आई थिंक वो एप्लीकेबल है। इसमें पूछा गया था प्रोविजन ऑफ द मैनेजमेंट स्टेट वेदर द कंपनी कैन गिव डोनेशन टू सच इंस्टीट्यूशन इन यूएस डोनेशन दे सकती है, तो उसके लिए लिमिट है कि आप 1% दे सकते हैं, या फिर जो आपका 50,000 वाला क्राइटेरिया है $50 वाला, वो दोनों में से जो कम हो उसे आप दे सकते हैं। 3300 इधर आ रहा था, वो आप मैच करके देख लेना दोनों को, और डोनेशन जो है वो 10,000 का वो हो जाएगा, परमिशन से ही अलाउड रहेगा लेकिन वो हो जाएगा। पूरा अगर बताने बैठ जाऊँ ना तो दिन हो जाएगा भाई, ठीक है। क्विकली मैं बता दिया हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इतना तो समझ ही रहे होगे कि कौन सा सेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब ये वीडियो मैं बंद कर देता हूँ। MCQ पूरा आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, और सोल्यूशन तो मैंने ऐसे ही बता दिया यार, जैसे तैसे 3-4 मैं समझ रहा हूँ, 2-3 ऐसा होगा जो आपके सर से निकल गया होगा कि क्या बता रहा है, लेकिन हाँ सेक्शन में बता रहा हूँ तो सेक्शन से आप लोग समझ जाना, या फिर मैंने भाव बता दिया है कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। हालांकि सोल्यूशन में पूरा मटेरियल अच्छे से फिर से मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, तब याद आएगा मुझे। थैंक यू।